बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, सूबाई असम्बलियों की मुमकिना तहलील के मामले पर सियासी राब्ते, मुशावरतें, मुलाकातों और बयानात का सिलसिला जारी है। वफाकी हुकूमत, जिनकी मखलूत हुकूमत है और इसमें हलीफ जमातें हैं PDM की, उनकी जानिब से सियासी और कानूनी ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। आज इस सिलसिले में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि कोशिश ये होगी कि पंजाब असम्बली को तहलील होने से बचाया जा सके, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक मैंडेट होता है असम्बली का 5 साल का, और अगर असम्बली पहले तोड़ी दी जाए तो उसके अच्छे सियासी असरात नहीं निकलते। और इस सिस्टम में उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद भी लाई जा सकती है और गवर्नर पंजाब जो है वो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट लेने का भी कह सकता है। लेकिन जितने भी ऑप्शंस होंगे वो आइन और कानून के दायरे में रहकर इख्तियार किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर असम्बली तहलील भी हो जाती है तो मुस्लिम लीग नवाज इलेक्शन लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ जरदारी का अब से कुछ देर कबल एक टीवी इंटरव्यू आया है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर इशारा दिया है कि अगर असम्बलियाँ नहीं टूटती तो सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। और उन्होंने कहा कि पुरएतमाद नज़र आ रहे थे कि उनके राब्ते हैं और कुछ दोस्त गुमराह हो गए थे, ये खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हवाले से कह रहे थे, उन्हें वापस लाया जाएगा। और पंजाब में भी इस हवाले से उन्होंने कहा कि कोशिश की जाएगी। दूसरी जानिब जो एक चर्चा था चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात चेयरमैन PTI इमरान खान साहब से, वो आज हो गई है। अहम मुलाकात थी जिसमें चौधरी मुनीस इलाही साहब और परवेज़ खटक साहब भी मौजूद थे। और इस मुलाकात के बाद चौधरी मुनीस इलाही साहब ने ट्विटर पे कहा है कि ये वज़ारत आला इमरान खान साहब की अमानत है और वो जब कहेंगे असम्बली तोड़ दी जाएगी। अलबत्ता कल इमरान खान साहब ने PTI की जो पंजाब की पार्लिमानी पार्टी उनका इजलास तलब किया है। और ख़बर यह भी है कि PTI की जो आला सतही कमेटी उन्होंने 20 दिसंबर तक असम्बली तहलील ना करने की सिफारिश की है। इसकी क्या वजह है, वाई 28 दिसंबर, ये भी हम जानेंगे। तो इस पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ गुफ्तगू करेंगे। फिर इसके साथ साथ आज एक बड़ी अहम तकरीब हुई इस्लामाबाद में, COP27 शर्म शेख में इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शरीफ रहमान साहब ने शिरकत की। और पाकिस्तान ने जो हालिया सैलाब की तबाहकारी है उसका मुकदमा रखा था, ये इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से थी कॉन्फ्रेंस, जो कि UN का फोरम है और इसमें लॉस एंड डैमेज के हवाले से चीज़ को एक्नॉलेज किया गया। तो उस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तकरीब थी, जिसमें सफ़रा मौजूद थे, हाई कमिश्नर्स थे, वफाकी वज़रा थे, मीडिया के नुमाइंदगान थे। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम चैरिटी नहीं मांग रहे, हम तकाजा कर रहे हैं कि हमारे साथ क्लाइमेट जस्टिस किया जाए। और जो उन्होंने कहा कि एक मैकेनिज्म डेवलप किया जाए, खुशाइंद लॉस एंड डैमेज को मान लिया गया है, पहले भी वैसे माना गया था, $100 अरब देने का कहा था, वो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा अब इसका इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म वज़ा करना चाहिए। तो मैंने कहा ये भी आपके सामने रखूंगा, क्योंकि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है, मौसम सरमा आ गया और सैलाब ज़दगान की जो तामीर नौ और बहाली है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन चूँकि सियासी हलचल इतनी ज़्यादा है कि वो मीडिया के रडार में भी पसे पुश चला जाता है। बारकेफ जो आज की मेहमान शख्सियत है उनका तारुफ हमसे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ नशिस्त कर रहे हैं शेख फ़याज़ुद्दीन साहब, वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी हैं, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ है, मेंबर कौमी असम्बली। सर आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नशिस्त कर रहे हैं सेनेटर ज़ाहिद खान साहब, अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, खैबर पख्तूनख्वा और मुल्की मामलात पे गहरी गिरफ्त रखते हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर ज़ाहिद खान साहब। हैदर वहीद साहब, वेरी नोटेड एनालिस्ट एंड अ लॉयर, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया स्काइप कराची से। आपका बहुत शुक्रिया हैदर वहीद साहब। तीनों मौसम मेहमानों को फॉर्मल वेलकम। मैं आप लोगों की इजाज़त ज़रा हैदर वहीद साहब से ज़रा तजिया ले लेते हैं। हैदर वहीद साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम दस्तक के लिए वक्त निकालने का। ज़रा तजिया दीजिएगा। एक तरफ पोजीशनिंग ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब की आज नशिस्त हुई है और वही बात दोहराई गई, रिएट्रिएट की गई है कि जो खान साहब फैसला करेंगे हम उस पर लब्बैक कहेंगे, असम्बली तहलील कर देंगे। दूसरी तरफ आसिफ जरदारी साहब कह रहे हैं, और आपके इल्म में है कि आसिफ जरदारी साहब को काफ़ी महारत हासिल है, वो बड़ा अच्छा मैनेज कर लेते हैं। और कहते हैं एक जरदारी साहब पे भारी ये नारा भी लगाया जाता है कि ना सिर्फ पंजाब बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी असम्बलियाँ ना टूटी तो अदम एतमाद लेकर आएंगे। किस तरह देख रहे हैं सारे सिनेरियो को? देखिए, मैं नहीं समझता जरदारी साहब की बात में उस तरह से वजन है। अगर तो परवेज इलाही साहब नहीं टूटते, क्योंकि एक ही तरीका है मेरे ख्याल से, और वो है अदम एतमाद। क्योंकि अदम एतमाद जो है उससे फाइल करने से डिसोल्यूशन रुक जाएगी और 3 दिन के अंदर, और बल्कि 3 दिन के बाद और 7 दिन के अंदर, यानी तीसरे और 7वें दिन के बीच में वोटिंग हो जाएगी
और ये जो 186 का नंबर है ये पूरा हो ही जब सकता है अगर परवेज इलाही साहब जो हैं ही ब्रेक्स रैंक्स विद इमरान खान, क्योंकि बाकी पीटीआई के लोगों को तोड़ के उनका वोट तो काउंट होगा नहीं। Yes. तो आपको मिनेसुल पूरी पार्टी पीएमएल क्यों तोड़नी पड़ेगी 186 पे आने के लिए। तो अगर परवेज इलाही होल्ड्स एज ही इज सेइंग तो मुझे नहीं लगता कि जरदारी साहब की बात में ज्यादा वजन है, और पख्तूनख्वा में तो खासकर नामुमकिन लगता है जरदारी साहब की बात दुरुस्त हो, क्योंकि अगेन जो सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट है उसके बाद पीटीआई का कोई रुकन तो अदम एतमाद में हिस्सा ले ही नहीं सकता। तो वहां पे तो इतने नंबर्स हैं। हाँ, यहाँ पे परवेज इलाही टूट जाते हैं, पीएमएलक्यू टूट जाती है, तो 186 का नंबर पीडीएम को मिल जाता है। अब लेकिन दूसरी तरफ अगर इसका कानूनी पहलू देखें तो कानूनी पहलू है कि नो कॉन्फिडेंस जो है उससे ये वोट रुकेगा, डिसोल्यूशन रुकेगी। लेकिन अदम एतमाद के अलावा अगर एतमाद लेने की बात करें, अगर गवर्नर कहते हैं चीफ मिनिस्टर को कि आप एतमाद का वोट लें, तो ही हैज टू बी सेटिस्फाइड कि चीफ मिनिस्टर के पास इस वक्त असेंबली का एतमाद नहीं है। उस सूरत में एतमाद का वोट अगर चीफ मिनिस्टर को लेना भी पड़ा तो उससे डिसोल्यूशन रुकती नहीं है, अदम एतमाद से रुक जाती है। अच्छा, फिर अगर गवर्नर्स रूल की हम बात करें तो गवर्नर्स रूल का जो लीगल प्री रेक्विजिट है वो ये है कि हुकूमत मफलूज हो चुकी हो, फंक्शनल ही ना हो और असेंबलियां बिल्कुल काम ही ना कर पा रही हो, तो उस सूरत में गवर्नर्स रूल लगाया जा सकता है। जिस तरह पीपल्स पार्टी को पता चला 2009 में कि गवर्नर्स रूल कोर्ट्स में अपहोल्ड होना बड़ा मुश्किल काम है, तो गवर्नर्स रूल भी मुझे एक प्रैक्टिकल अमल नजर नहीं आता इन द सेंस के इसमें कोर्ट्स में ओवरटर्न हो जाएगा। बात रह गई फिर कि अगर ईसीपी जो है वो कह दे कि भाई 3 महीने में हम इलेक्शन करा ही नहीं सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट अपना पूरा ही नहीं कर सकते, तो अदालतें क्या करेंगी? क्या वो 90 दिन के पीरियड को बढ़ा देंगी? क्या वो ईसीपी से कहेंगी कि भाई आपसे नहीं होता तो आप हट जाएं, हम नए लोग लगा देते हैं ईसीपी में? क्या करेंगे अगर ईसीपी की तरफ से इस तरह की बात आती है? अभी तक मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि ईसीपी ऐसी बात करेगी, बिकॉज इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। अगर डिसॉल्व हो जाती हैं असेंबलियां, एक ही चीज रोकती है अदम एतमाद, और एक ही बंदा जो अदम एतमाद को कामयाब है परवेज इलाही, और अगर डिसोल्यूशन हो जाती है तो ईसीपी जो है वो 90 दिन में इलेक्शन कराने का मिजाज है। अच्छा। तो ये सारी चीजें परवेज इलाही पर डिपेंड करती हैं मेरे ख्याल से पॉलिटिकली। परवेज इलाही अगर इमरान खान से नहीं टूटते, मुझे अदम एतमाद कामयाब होता नहीं नजर आता। और ये मुझे बताइएगा कि जो चौधरी साहब परवेज इलाही साहब का ये कंटेंशन है कि अगर हाउस इन सेशन हो तो उसमें गवर्नर रूल जो है वो नहीं लगाया जा सकता। वो ठीक कह रहे हैं कि ये आइन में इस हवाले से है कि अगर एक सेशन चल रहा है, चूंकि मुझे पता चला पंजाब असेंबली का सेशन बड़ी तसलसल से एक तवील अरसे से इन सेशन है, उसमें 4 माह का बता रहे हैं, 4 माह से ये इन सेशन है, उसमें गवर्नर रूल नहीं लग सकता कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे? पहली बात तो ये है कि जो की जा रही थी कि अगर सेशन में है असेंबली तो अदम एतमाद फाइल नहीं हो सकता और डिसोल्यूशन रुक नहीं सकती है, बात बिल्कुल मेरे ख्याल से गलत है। अच्छा। अगर सेशन में है असेंबली फिर भी अदम एतमाद फाइल हो सकता है, और अगर फाइल होता है तो फाइल होने पे ही डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली रुक जाती है, क्योंकि वजीर आला के पास फिर ये इख्तियार जो है वो सस्पेंड हो जाता है जब तक कि अदम एतमाद फेल ना हो जाए। जहां तक गवर्नर्स रूल लगाने का ताल्लुक है तो वो तो लगता ही इस बुनियाद पे कि हुकूमत मफलूज हो गई है और असेंबली काम ही नहीं कर रही। तो अगर असेंबली सेशन में होती है तो ये इससे तासुर मिलता है कि काम तो कर रही है, तो फिर कैसे गवर्नर्स रूल? लेकिन देखें अगेन, आप जो भी सर कान यहां से पकड़ें या वहां से पकड़ें, परवेज इलाही इज द की। परवेज इलाही खान साहब के साथ रहे तो अदम एतमाद कामयाब कैसे होगी मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि पीटीआई का तो आप जिसको भी तोड़ दो उसका वोट ही नहीं काउंट होगा ना। तो और बर्डन तो और अगर एक और सवाल मैं आपसे करता हूं, जैसे अगर गवर्नर उन्होंने कहा कि एतमाद का वोट लेना है तो वो 186 अगर नंबर नहीं पूरे कर पाते चौधरी परवेज इलाही साहब? नहीं, ऐसा नहीं। देखें, अच्छा, बात ये है कि डिसोल्यूशन उससे रुकती नहीं है। एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर बिल्कुल कह सकते हैं इफ ही इज सेटिस्फाइड वहां पे। अच्छा, डिसॉल्व करने के लिए जो एडवाइस भेजते हैं चीफ मिनिस्टर गवर्नर को, और वो आई थिंक 46 या 48 आवर्स में अगर कुछ भी ना करे गवर्नर तो एक्सेप्ट होकर वो डिसॉल्व हो जाती है। उसमें नहीं लिखा हुआ इनमें कि अगर ये होगा तो डिसोल्यूशन की भेज सकते हैं, वरना नहीं। लेकिन जहां तक एतमाद के वोट लेने की बात है तो गवर्नर हैज टू बी सेटिस्फाइड इज द वर्ड कि असेंबली का एतमाद खो चुके हैं वजीर आला। हाँ, लेकिन अगर बावजूद इसके वो एतमाद का वोट लेने को वजीर आला को कहते हैं तो वो उसे एतमाद का वोट 186 दिखाना तो होगा, लेकिन अगर उससे पहले वो डिसॉल्व कर देते हैं तो डिसोल्यूशन अदम एतमाद तो रोकता है,
लेकिन अच्छा, आज ठीक का है, वोट ये आपने बड़ा बड़ा अहम नुकता उठाया था। बस हैदर साहब, मैं दोबारा आपको लौट के आऊंगा कि उसमें फिर डिसोल्यूशन नहीं रुकती अगर एतमाद का वोट गवर्नर उनको लेने का क्या, और वो पहले डिसोल्यूशन की एडवाइस दे दें। सर, जो गुफ्तगू से मैंने नतीजा अखज़ किया है कि ट्रम्प कार्ड जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हाथ में है, तो आप PMLN के हैं, पंजाब से मैंने भी मुंतखब होकर आए हैं। किस तरह देखते हैं सारे सिनेरियो को? क्या ऑप्शंस फिर आपके ज़ेर गौर हैं? क्योंकि मुतअद्दिद बयान आते हैं कि हम हर ऑप्शन की तरफ जाएंगे और हम नहीं चाहेंगे कि असम्बली डिसॉल्व हो। बात यह है कि राना साहब ने भी जो कहा है और जो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है वो यही है कि असम्बलियों को अपनी आइनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। ठीक। ये जो रवायत थी जो माजी में रही है कि असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले रुखसत कर दिया जाता था, उसके बुरे असरात मुल्क पे भी पड़े हैं और जमहूरियत पे भी पड़े हैं। आपने देखा होगा कि पीपल्स पार्टी ने भी अपनी मुद्दत पूरी की और मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी मुद्दत पूरी की। गो के वज़ीर आज़म चेंज हुए लेकिन मुस्लिम लीग की हुकूमत ने अपनी 5 साल की मुद्दत आप पूरी 2008 से ऑनवर्ड बात जी कर जी रहे हैं। जी 2008 से भी कह रहा हूँ और फिर 13 से 18 तक भी। जी जी जी। तो हमारी यही ख्वाहिश है कि मुल्क में जमहूरियत को फलना फूलना चाहिए, इसे आगे बढ़ना चाहिए और हर असम्बली को अपनी आइनी मुद्दत पूरी। लेकिन वो तो आप जी सही मैं कह रहे अर्ज हैं कर सर, रहा हूँ, हाँ, लेकिन जो प्रैक्टिकल जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ, आइनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए और इसके लिए हम हर वो आइनी हरबा इस्तेमाल करेंगे और हर वो आइनी तरीका इस्तेमाल करेंगे जिसकी वजह से असम्बली को ना तोड़ा वो जा कह रहे सके। कारगर ही नहीं है जी ना, मैं अगर अर्ज वो मुझे अर्ज PML क्यों ना हो। मुझे अर्ज अच्छा करने देना। जी। सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस है कि जो अपने चौधरी शुजात हुसैन साहब ने जो ख़त लिखा था उस पर भी हमारी रिव्यू पिटीशन मौजूद है, उस पर भी फ़ैसला होना है। अगर वो फ़ैसला हमारे हक़ में आ जाता है तो वो वोट जो हैं जो दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब ने डिस्कार्ड किए थे, ना अलाउ नहीं किए थे, वो अलाउ नहीं होंगे और ये इनकी हुकूमत फिर टूट जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जब हमारे हमजा शहबाज साहब मुंतखब हुए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने दो केसों में दो मुख्तलिफ फ़ैसले दिए हैं। पहले फैसले में उन्होंने ये कहा था कि इनके वोट काउंट नहीं जो होंगे, PTI वाले जी जो PTI वो वाले थे, थे, तो बागी वो थे। भी हमारा एक पिटीशन मौजूद है कि आप उनको डिसीट ज़रूर कर सकते हैं लेकिन आइन में ये कहीं भी नहीं लिखा कि उनके वोट काउंट ना हो। अगर उनके वोट काउंट होते हैं तो फिर वो पोजीशन वापस आ जाएगी। ठीक है। और आखिरी बात जो है कि अगर असम्बलियाँ टूट भी जाएंगी, गोगे ये अच्छी बात नहीं होगी, अच्छी रवायत नहीं होगी, लेकिन हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। आपने आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शनों का नतीजा देख लिया होगा कि वहाँ पे जो PTI को जो हालात हैं, हालांकि लोकल बॉडीज जी लोकल बॉडीज़ का कह रहा हूँ कि लोकल बॉडीज़ हमेशा हुकूमत के तहत ठीक है होती हैं और हुकूमत हमेशा जीतती है, लेकिन आपने देख लिया होगा कि वहाँ उनका क्या तो हाल आपकी मैं गुफ्तगू से मैंने नतीजा अखज़ किया कि दोनों कानूनी ऑप्शंस आपके जहन में, रिव्यू पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल है। ये भी है और दूसरी ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी शायद उनको भी ख्याल आ जाए कि जमहूरियत को पटड़ी पे चलते रहना चाहिए, डीरेल नहीं होने चाहिए, असम्बली को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। और दूसरी बात है कि दोनों सूरतों में परवेज़ इलाही साहब को क्या हासिल होगा अगर दोबारा इलेक्शन हो जाता है। वो कह रही है अमानत है इमरान खान साहब की वजारत आला। अमानत में ख़यानत तो होती रहती है, वादे भी टूटते रहते हैं। आपको पता है पहले वादा हमसे किया था, उन्होंने मिठाइयाँ भी खिलाई थी। खैर वो एक तल्ख बात है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। तो ये किसी वक्त भी कोई भी सियासी फैसला हो सकता है, कोई भी सियासी फैसला हो सकता है। मैं जाहिद खान साहब की जानिब आऊंगा। जाहिद साहब बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हवाले से जरदारी साहब ने दावा किया है, हैदर वही साहब की आवाज़ में मैं हम आवाज़ों के कहूँगा, वहाँ तो मेरे ख्याल में PTI के पास 2/3 मेजॉरिटी है। तो सर आप थोड़ा सा इस हवाले से ज़्यादा बाखबर हैं कि क्या इस वक्त अददी हैसियत है अपोजिशन की, क्योंकि जरदारी साहब ने कहा है एक नशरी इंटरव्यू में कि वो इस पोजीशन में है कि KP में भी वो अदम एतमाद ला सकते हैं। कुछ इस हवाले से बताएंगे, क्योंकि आप लोगों की अच्छे खासे मतलब ANP एंड PPP आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जाहिद खान साहब। हाँ, शुक्रिया। असल में एक बात तो यही है कि मैं एज ए सियासी कारकुन के नाते ये सोच रहा हूँ कि असम्बलियाँ इमरान खान ने तोड़ने नहीं है। अच्छा। वो तो सिर्फ उसने एक खेल खेलना था, क्योंकि जब उसने लॉन्ग मार्च लेके रावलपिंडी आ चुका था तो उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो ये थे कि वो इस्लामाबाद में चढ़ाई करते या इस्लामाबाद में चढ़ाई नहीं करते तो धरना दे देते। तो दोनों ऑप्शन वो यूज न कर सक मेरे ख्याल में नहीं कर सकते थे, इसलिए फिर फेस स्विंग के लिए अपने कारकुनों को इस पे लगा दिया कि जी हम असम्बलियाँ तोड़ रहे। अगर असम्बलियाँ उसने तोड़नी थी और वो कहते हैं हमने पहले सोच विचार किया था, तो खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला जो जिस तरीके से आप कहते कि 2/3 मेजॉरिटी है उसके पास, तो वज़ीर आला तो साथ बैठा हुआ था ना, उसको उस वक्त कहते कि जलसे में ऐलान कर दो कि आपने असम्बली तोड़ दी। लेकिन ये ऐसा नहीं है, वो सिर्फ खेल पे वो जिस तरीके कहते कि इस पे हम खेलेंगे, तो अभी इस वक्त इस पे वो खेल रहे, क्योंकि सारे मीडिया इन्हें देखिए, ये तो PTV है, तो PTV के अलावा जो भी जितने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, सब पे यही बात हो रही है कि तोड़ रहे हैं जी, मीटिंग बुला रहे हैं जी, मीटिंग में क्या हो रहा है जी,
परवेज इलाही साथ दे रहे हैं नहीं दे रहे, ये खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, और अब उसको एक प्रोजेक्ट मिल रहे हैं और उस पर वो चल रहा है। इसकी वजह ये है कि इमरान खान को इस वक्त जो मज़ा हुकूमत का चुका है ना, वो कहीं नहीं है। देखिए उसको खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मिला हुआ है, पंजाब मिला हुआ है, उसको हेलीकॉप्टर टांगे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाज इस्तेमाल कर रहा है, और वो प्रोटोकॉल जिस तरीके से 200 पुलिस तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के उधर उसके आगे बैठी हुई। तो मेरे ख्याल में वो सिर्फ और सिर्फ ये खेल है, खेला जा रहा है। जहां तक आपने मेरे सूबे की बात की है, उसके अपने एमपीएस भी बहुत सारे एमपीएस तैयार नहीं है इसके लिए कि वो असेंबली डिसॉल्व कर दे। उसकी वजह ये है कि अगर ये होता तो ये तो कोई, देखिए हमारे सूबे के लिए तो कोई मुश्किल ही नहीं था। इधर परवेज इलाही मानता है या नहीं मानते वो तो एक अलग बात है, लेकिन उधर तो ये चीज नहीं है। उसके पास तो टोटल मेजॉरिटी है, वो आज ऐलान कर देगा, वो आज टूट जाएगी। लेकिन ये अजीब सा है। मैं एक जो हमारे एनालिस्ट से जो मेरे ख्याल में कराची से, उसने एक बात की कि जब असेंबली चल रही हो तो उसमें न तो नो कॉन्फिडेंस हो सकते हैं और न गवर्नर रूल हो सकता है। ये सही है, लेकिन एडवाइस भी हम नहीं अभी नहीं हो सकता है कि जी आप असेंबली तोड़ लें, क्योंकि उसके लिए कोई जवाज होते हैं कि अगर आप असेंबली तोड़ रहे हैं तो यही होगा कि आपका जो चीफ एग्जीक्यूटिव वो समझ रहे कि ये हुकूमत नहीं चल सकती या ये असेंबली नहीं चल सकती है, फिर उस रूल के तहत वो एडवाइस देते और तोड़ देते। लेकिन अगर आप वैसे तोड़ देंगे तो उसी तरह हो जाएगा जिस तरह इनिशियली असेंबली में हुआ था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया। तो आप जो आपका जाहिर साहब कहने का मकसद ये है कि वजीर आला भी अगर एडवाइस करेंगे तो उनके पास सॉलिड ग्राउंड होना चाहिए एडवाइस करने का, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, इसलिए कि देखे ना आइन में तो हर एक चीज है ना। ये तो नहीं है ना जी कि एक बंदा बदनीति पे उठ के वो बात कर देता है। ये तो बदनीति है ना। तो अपोजिशन चली जाएगी कोर्ट में और वहां पे कहे कि जी हमसे तो हम सेकंड मेजॉरिटी पार्टी तो हमारी है, अगर इनसे नहीं चल सकती थी और ये जवाब पैदा करता है कि मेरी असेंबली आगे नहीं चल सकती, मेरी हुकूमत नहीं चल सकती, लिहाजा मैं डिसॉल्व करता हूँ, तो तभी हो सकता है। और वो भी तब कि जब आपका सेशन चल रहा है तो आप एडवाइस भी नहीं दे सकते हो, क्योंकि आपकी असेंबली ऑलरेडी चल रही है, असेंबली काम कर रही है, हुकूमत चल रही है, हुकूमत काम कर रही है, तो कैसे आप कहेंगे? तो ये वो तो बदनीति वाली बात आती है जिसपे कोर्ट हमेशा के लिए डिसीजन दे देते हैं और वो बहाल करवा देते हैं, अगर आपने देखा हो। लेकिन मैं फिर भी एक सियासी कारकुन के नाते कि इमरान खान असेंबलियां खुद नहीं तोड़ेंगे, वो इसी पे खेलेंगे। कल मीटिंग बुलाएगा अपने एमपीएस का, फिर परवेज इलाही से मीटिंग करेगा, फिर खैबर पख्तूनख्वा से बात करेगा और ये वक्त गुजारेगा और मीडिया के अंदर वो रहेगा जिस तरीके से अभी में। देखिए इस वक्त हमारे सूबे और दोनों सूबे बलूचिस्तान में आपने देखा कि परसों जो वाक़या हुआ, कल जो वाक़या वो बड़ा अफसोसनाक हुआ था, हमने उस पर बात की थी। कल जो हुआ था ट्रक के करीब जो खुदकुश हमला हुआ था वहां पे, और हमारे सूबे में ये सूरत हाल है कि सारे तवज्जो तो इलेक्ट्रॉनिक जिसको नेशनल मीडिया हम कहते हैं, सारा तवज्जो इसी पे है कि असेंबलियां टूटते नहीं टूटते हैं, क्या हो जाते हैं, क्या होते हैं, मईशत के तरफ तवज्जो नहीं है, महंगाई की तरफ तवज्जो नहीं है। हमारे जो वहाँ सिचुएशन है टीटीपी फिर सरगर्म हो चुकी है, उसके लिए कोई तदारुक या कोई बात नहीं है। यहाँ नुकता उठाया तो इसने एक खेल खेलना था, वो खेल रहा है, उस पर वो मीडिया के ऊपर सवार है। हैदर साहब ये इसका जवाब दीजिएगा, जो टेक्निकल रीजन बताया है जाहिद खान साहब ने, और कहते हैं अगर सेशन में हो तो सीएम की एडवाइस भी जो है ना उस पर अगर कोई कॉन्क्रीट उसके साथ कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जिससे सॉलिड केस बने। आप एग्री करते हैं जो जाहिद साहब ने कहा है कि आइन इस हवाले से अगर वहां पर गुंजाइश थी तो यहां भी इस तरह की गुंजाइश थी कि बदनीयती की बुनियाद पर आप कहने तोड़ दो तो तोड़ दी जाएगी असेंबली? देखिए प्रॉब्लम ये है, पहली बात तो इस सेशन में होना ना होना जो है वो इररेलेवेंट है। वहां पे नो कॉन्फिडेंस भी फाइल हो सकती है अगर सेशन हो, लेकिन बात ये कि आइन में ये लिखा नहीं है कि अगर वजीर आला एडवाइस देता है डिसॉल्व करने के लिए गवर्नर को तो उसके पास कोई रीजन होना चाहिए। लेकिन जाहिद खान साहब की ये बात दुरुस्त है कि कोई भी आईनी या कानूनी ताकत का इस्तेमाल बदनीयती पर मबनी नहीं हो सकता, अल्टीरियर रीजंस पर मबनी नहीं हो सकता, एक कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर नहीं हो सकती। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जहां स्पेसिफिकली लिखा नहीं होता कि भाई जिस तरह ये लिखा हुआ है कि एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर जब ही कह सकता है वजीर आला को इफ ही इज सैटिस्फाइड कि वो असेंबली का एतमाद खो चुके हैं। लेकिन जब वजीर आला एडवाइस देता है गवर्नर को कि डिसॉल्व करो तो आइन में नहीं लिखा हुआ कि क्या सूरत हाल होना जरूरी है। गवर्नर्स रूल में लिखा हुआ है मफलूज हो चुकी है हुकूमत, फंक्शन ही ना कर पा रही हो। तो जब ऐसा होता है तो बड़ा मुश्किल होता है दिल के हाल जानना कि बेशक जाहिद खान साहब सही कह रहे हैं कि बदनीयती पर मबनी फिर भी कोई भी अमल नहीं हो सकता,
कोई आईनी या कानूनी ताकत का इस्तेमाल बदनीयती पर मबनी नहीं हो सकता, लेकिन दिलों के हाल जानना भी फिर मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह से अगर कोर्ट में ये बात जाएगी कि इन्होंने डिसॉल्व करने की एडवाइस दे दी, कोई वजह नहीं बताई, तो ये जांचना मुश्किल हो जाएगा कि क्या वजीर आला वाकई बदनीयत थे यहाँ पे या नहीं। लेकिन क्योंकि एक्चुअली रीजन देने का लिखा हुआ नहीं है आइन में इस हवाले से। ओके, खामोश आइन। जाहिर साहब वो कह रहे हैं आइन खामोश है इस हवाले से। जो उसने एडवाइस दिया था कि जी असेंबली तोड़ ले, बल्कि सदर ने तोड़ भी दिया था। कासिम सूरी साहब की बात कर रहे हैं ना आप, डिप्टी स्पीकर साहब ने जो एक उन्होंने तो एक पढ़ा था ना कि वो ये एक साजिश है, साजिश के तहत जो है वो कोई क्लॉज बताई थी। इससे मैं एक और भी बात, इससे पहले मैं हैदर साहब मैं आता हूँ आपके पास इसका नुकता। जी जी 92 में जो असेंबली मियां नवाज शरीफ की थी और की वो 58(2)B था जिसमें वो तोड़ दी गई थी, आपको याद होगा। जी जी मुझे याद है। जब तोड़ गए तो जब सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में उसने बहाल किया उसको, याद होगा कि उसको बहाल कर दिया था जी नवाज शरीफ साहब को। खुद बाद में रिजाइन, बिल्कुल नवाज शरीफ का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं है, ये इख्तियार कोर्ट के पास है कि वो देखे कि ये देखे हमेशा के लिए आइन में हर एक बात इतने वसूख से नहीं होते, उसमें तो एक लाइन दिया जाता है, लेकिन इंटरप्रिटेशन जो है ना वो कोर्ट्स करते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि अगर ये देखिए, ये तो सीधी सी बात ही बदनीति पे है ना कि एक बंदा कहता है कि मैं असेंबली तोड़ता हूं, क्यों तोड़ते हैं, तो वो ये तो एक ओपन सी चीज है। तो फिर जब आप कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जब इंटरप्रिटेशन होती है तो फिर उसका इलाज यही होता है कि वो कहते हैं कि जो अपोजिशन होता है कि जी ये बदनीति पे टूट गई है, और उस पर दलाल होती है। और इन दो असेंबलियों का तो ये मुझे पता है कि बहाल हो चुके थे। इससे पहले भी एक और भी असेंबली थी, वो भी बहाल हो चुके थे, वो अब याद नहीं है, लेकिन ये तो बहाल हो गए थे। तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बहाल किए अगर ऐसा नहीं था उसमें? और उसने मेरे ख्याल में वो चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह साहब थे खालिबन उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। जी हैदर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। इसका बहुत आसान जवाब है, वो 58(2)B की प्रेसिडेंट की पावर थी जो किसी और वजीर आजम या वजीर आला की हुकूमत तोड़ता था, तो लिहाजा उसको रीजन देना जरूरी थे क्योंकि वो किसी और की हुकूमत तोड़ रहा था। यहाँ पे वजीर आला अपनी हुकूमत जो है डिसॉल्व कर रहा है, तो ये वो 58(2)B की पावर थी, ये जो है अभी जो आइन में है शेख उसकी पावर है। नंबर 2 जो सूरी साहब का इल्लीगल स्पीकर का ऑर्डर था जिसने अदम एतमाद को रोकने के लिए आर्टिकल 5 का सहारा लिया था, और उसकी वजह से फिर अदम एतमाद उन्होंने गैर आइनी जब रोकी थी और फिर डिसोल्यूशन हुई थी, तो कोर्ट ने कहा था कि ये अदम एतमाद आर्टिकल 5 के बहाने स्पीकर नहीं रोक सकता था, और अगर नहीं रोक सकता था तो जाहिर अदम एतमाद की मौजूदगी में डिसोल्यूशन नहीं हो सकती, इसलिए अलवी साहब की डिसोल्यूशन को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिया गया था, और बिल्कुल सही गैर आइनी करार दिया गया था, और सूरी साहब की स्पीकर रूलिंग को बिल्कुल सही गैर आइनी डिक्लेयर किया गया था। पर यहाँ पे ना स्पीकर की रूलिंग है ना 58(2)B है। ओके, ये आपने क्लियर किया। जी सर आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे वही साहब ने कहा है, मैं बड़ी हद तक इनसे मुत्तफिक हूँ कि वाकई वजीर आला को ये रीजनिंग देने की ज़रूरत नहीं है कि वो अपनी स्वाबदीद पे तोड़ सकता है। और जैसा कि कौमी असम्बली टूटी थी, वो वाकई उस वक्त अदम इतमाद इन प्रोसेस में था, और अदम इतमाद की मौजूदगी में इमरान खान साहब असम्बली नहीं तोड़ सकते थे। ये सुप्रीम कोर्ट ही ये फैसला। मैं इसका एक सियासी रुख थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। वो बात ये है कि अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं, और इलेक्शन हो भी जाते हो, तो या नून लीग जीतेगी या पीटीआई जीतेगी पंजाब में, ठीक है ना। उसमें दोनों सूरतों में परवेज इलाही साहब का कोई स्कोप नहीं कि वो दोबारा वजीर आला पीटीआई में शामिल हो जाए। पीटीआई में शामिल भी हो जाए तो जितनी पीटीआई उनसे खुश है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो अपने इमरान खान के खिलाफ जो है वो एक FIR दर्ज नहीं करा सके, और जो वो इस्टेब्लिशमेंट की तारीफें करते रहते हैं। हाँ, ये है, ये भी, और दूसरा वो FIR आउटगोइंग आर्मी चीफ के हवाले से भी उनकी जो राय है और पीटीआई की राय में बड़ा वाज़ेह फर्क है। ऊपर खुदा पे इत्मीनाद है, नीचे मुझे बाजवा साहब पे इत्मीनाद है। तो ये सब बातें जो हैं ये ऑन रिकॉर्ड हैं, और ये आप यकीन समझ लें कि अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं, नून लीग जीत गई तो तब भी उनका कोई स्कोप नहीं, और पीटीआई जीत गई तब भी उनके आने का कोई इम्कान नहीं है। इस सूरत में वो क्यों तोड़ेंगे असम्बली? वो कोई ना कोई सियासी हरबा इस्तेमाल करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये असम्बली 8-9 महीने ही नहीं बल्कि 6 महीने और एक्सटेंड हो जाता कि 1.5 साल वो वजीर आला रहकर अपने जो मकासद है उनकी तकमील के लिए वो अपने कदम आगे पीटीआई ने भी कहा, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, लेकिन मैं जाहिर साहब आपको बताऊंगा, पीटीआई ने कहा है कि 20 दिसंबर उनकी आला सतही कमेटी है, तब तक ये तहलील की जाए। इसकी टाइम इसकी क्या वजह है, क्यों कर 20 दिसंबर की बात, इस हवाले से भी और दीगर मामला में भी गुफ्तगू करेंगे। छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए।
तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए। हालिया बारिशों ने मुल्क में 30 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब तक लाखों अफराद सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं। ये मासूम बच्चे, ये बेबस बहनें, ये भाई और ये बुजुर्ग आपकी फराख दिलाना इमदाद के मुंतजिर हैं। वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के सैलाब जदगान के लिए माली इमदाद की अपील। आप भी स्पेशल अकाउंट G12164 में दिल खोलकर इमदाद दें और अपने हमवतनों के जख्मों पर मरहम रखें। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वायर ट्रांसफर, मनी सर्विस ब्यूरो, मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स और एक्सचेंज हाउसेस के जरिए अतियात भिजवा सकते हैं। अंदरूने मुल्क कमर्शियल बैंकों में भी नकद अतियात जमा करवाए जा सकते हैं। जी वेलकम बैक। मैं जाहिद खान साहब, सर आपके पास आऊंगा। ये तो आपने कहा, जो आपने सारी बात बताई कि आपको लगता है इमरान खान साहब ने जैसे साइफर के मामले में कहा था कि इस पे खेलेंगे, वो इस पे खेल रहे हैं। 20 दिसंबर की भी डेट एक सामने आई हुई है। आप इसकी आपकी सियासी दानिश पे क्या वजह हो सकती है कि कुछ डिले करना चाह रहे हैं पीटीआई की जो आला सतही कमेटी है और उनका 20 दिसंबर तक रखे इसको। और साथ में मैंने आज पढ़ा कि सूबाई हुकूमत जो है खैबर पख्तूनख्वा की, उन्होंने भी अपने मेम्बरान से कहा है कि जो जो काम आपने करने हैं अब उनको वाइंड अप की तरफ आप बढ़े। तो आपको लगता नहीं है कि खान साहब की जो वर्ड है वो तो मतलब कि वो सब पे हावी होता है? ये राय अलबत्ता आई है पीटीआई के रैंक्स एंड फाइल से कि 20 दिसंबर तक इसको डिले कर दिया जाए। टाइम क्यों कर गेन करना चाह रहे हैं? देखिए, सीधी सी बात है, इसलिए कि उसके अंदर इख्तिलाफात उनको नजर आ रहे हैं, उसी इख्तिलाफात की वजह से डिले करवाए। अदरवाइज तो अगर फर्ज करो वो कहते हैं कि उन्हें कामें दिए हुए, पैसा निकाला हुआ है, उधर पे RMPS का काम हो रहा है, तो वो तो 20 दिन में तो कंप्लीट नहीं हो सकते। अगर वो कंप्लीट होंगे तो कभी उसमें कम से कम 3-4 महीने तो लगेंगे। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा भी है कि जो कारण से उनकी बातें आ रही है उसमें ये कि अंदर MPS इस पे खुश नहीं है। वो कहता है कि जी ये वक्त नहीं है कि हम असम्बलियां तोड़ दें, और ये इसी तरह प्रोलॉन्ग करता जाएगा और ये एक टेंशन रखेगा और एक प्रेशर रखेगा। उस प्रेशर के जरिए ये आगे जाके हो सकते है कि 2-3 महीने के बाद तोड़ दे, क्योंकि फिर मरकज के लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि सूबों में अलग इलेक्शन हो जाए। आपको याद होगा ये पहले जब हमारे मुल्क में पाकिस्तान में इलेक्शन होते थे 70s के, बल्कि 70s में जो हुआ था वो पहले नेशनल असेंबली के होते थे, सूबाई असेंबली के 3 दिन के बाद होते थे, जिससे नुकसान होता था और फिर वो आइन में या अमेंडमेंट की गई कि नहीं एक ही दिन में होना चाहिए। तो ये अब अगर सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन होते हैं और नेशनल असेंबली के नहीं होते, या दो सूबाई असेंबलियों की भी नहीं होती है और 2 असेंबलियों के हो जाते हैं, तो फिर वो जो एक सिस्टम चला हुआ है वो भी आपका डिरेल हो जाएगा, उसी से भी मुश्किलात पैदा होगी। तो बहुत सारे आईनी भी मुश्किलात है, इलेक्शन कमीशन का भी एक इसके अंदर इख्तियार है। तो काफी इस वक्त जो मुझे जो नजर आ रहा है वो इमरान खान के लिए मुश्किलात है। वो मानते हैं परवेज इलाही नहीं मानते, अलग बात है, लेकिन सबसे जो इस वक्त अंदर की जो बात है वो ये कहते हैं कि उनके MNAs या MPAs पे खुश नहीं है। और आपको याद होगा कि जब इस असेंबली में MNAs ने इस्तीफा दिए थे तो 2 MNAs इनके कोर्ट्स में चले गए। एक तो बहाल भी कर दिएगा, जो कराची में इलेक्शन हुआ था, वो शकूर नाम था या क्या जी था? जी, शकूर साहब लियारी से जो है, हाँ, ये मेरे से तो जबरदस्ती लेके गया है, मैं इस्तीफा नहीं देता। फिर एक खातून भी थी लेकिन उसका केस मेरे ख्याल में नहीं हो सका, तो उसने भी कहा था कि जी मैं इस्तीफा नहीं देना चाहती हूँ। तो ये चीजें तो बहुत सारे होते हैं, ऐसे तो नहीं है कि जी आप अगर कहे। और ये तो भी मुझे जाहिर साहब बताएगा, आपने ठीक कहा, फिर मैं हैदर साहब को जाऊंगा। अगर सपोजिटली हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर खान साहब कहते हैं और KP की असेंबली टूट जाती है, इस वक्त रायामा क्या है? आप बेहतर समझते हैं, अवामी नेशनल पार्टी बड़ी मुस्तनद कुव्वत है खैबर पख्तूनख्वा की। आप समझते हैं जो खान साहब तो अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि देखिए जी, ज़िमनी इलेक्शन जितने हुए 75% मैंने जीते हैं, चाहे वो एमल वली खान साहब को वलीबाग में शिकस्त करने देने की बात हो, पेशावर में हाजी गुलाम अहमद बिलोर साहब की बात हो,
तकबाई में जो है मौलाना कासिम साहब, क्योंकि आप लोग सब इकट्ठे हैं, तो खान साहब ने इन 3-4 सीटों पे फिर आप देखें कि कुरम जो ज़िला बन गया, बड़ा फार फ्लंग एरिया, वहाँ भी खान साहब को जीत मिली है। वो कॉन्फिडेंट है, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि जी केपी के जो लोग हैं उनको दोबारा ट्रस्ट करेंगे तीसरी मरतबा, इसलिए ये बात कर रहे हैं। क्या पब्लिक में क्या फीलिंग पाई जाती है? देखिए जी, जनरल इलेक्शन में और जिमनी इलेक्शन में फर्क होता है। दो बातें होते हैं। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब मरकजी हुकूमत में बैठे थे तो उसने सारे जिमनी इलेक्शन हारते गए। आप पंजाब में देखे, बल्कि पंजाब के आप कंटोनमेंट बोर्ड्स की देखे, वो भी हार गए थे। और आज जो कश्मीर में जो इलेक्शन हुआ है लोकल बॉडीज की, तो उसमें कौन जीता है? तो ये इससे नहीं फर्क पड़ता है कि क्योंकि जनरल, और आपने याद होगा जब खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हुआ था लोकल बॉडीज की, तो उसमें उसका क्या असर हुआ था। तो ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जिमनी इलेक्शन में और जनरल इलेक्शन में फर्क होता है। वो उसी तरीके से नहीं होता है जिस तरीके से जिमनी इलेक्शन होते हैं, हुकूमत होती है, फिर उसमें मराद होते हैं। आपको पता है ना कि इमरान खान हेलीकॉप्टर और वज़ीर-ए-आला जाके उधर चाकसदा में जलसा कर रहा था, पेशावर में जलसा कर या मर्दान में कर रहे थे। तो वो चीजें तो फिर जनरल इलेक्शन में नहीं होते, वो तो सब बराबर होते। अच्छा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कि हमारी सूबे के, मैंने अर्ज फिर दोबारा कर रहा हूँ कि इस वक्त तो टीटीपी से अमल है, वहां पे हमें तो फिर भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जलसों में जाएंगे, हमें फिर टारगेट करेगा। और वो कहते हैं कि इनपी को हम करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इनपी उनके खिलाफ लड़ी थी, और तो कोई मसला था ही नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जितना कुर्बानियां हमने दी, खैबर पख्तूनख्वा में शायद इतना किसी ने भी दिए। तो हम ये कहते हैं कि अभी इलेक्शन का माहौल उधर कैसे बनेगा कि इधर एक टीटीपी ने खुद ऐलान किया कि जी हमने वो जो माहिदा था वो तोड़ दिया, और उसने अटैक्स भी शुरू कर दिए। तो फिर अब किस तरीके से वहां पे इलेक्शन होगा? हमारे लिए तो सबसे बड़ा मसला तो यही है हमारे सूबे का। इमरान खान भी चाहे या हुकूमत भी चाहे, लेकिन कैसे करेगा ये तो वक्त ही बता सकेगा। लेकिन हम इलेक्शन के लिए तैयार है, करेंगे। तो हम तो कभी पहले भी न सोचा था, न डरे थे, न खौफजदा थे। हम तो अपना कर रहे थे, वो कि हम शहादतें भी दे रहे थे। बिल्कुल सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैंने हैदर साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये पिछले इलेक्शन हुए हैं 7-8 सीटों में, उन सब पे एक सीट को छोड़कर इमरान साहब खुद उम्मीदवार थे। यकीनन इमरान खान साहब एक बड़ी जमात के सियासी कदावर शख्सियत हैं पाकिस्तान की। उनके जो सियासी बातें हैं वो एक अलहदा बात है, इख्तलाफ वो हमें है उनसे रहेगा। लेकिन जहाँ पे वो नहीं लड़े, जो मुल्तान की सीट थी वो आपको पता है पीपल्स पार्टी ने जीत ली थी, और वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब के जो साहबजादी हैं वो हार गई थी। जी महर कुरैशी साहब वो हार गई थी। इमरान खान अगली दफ़ा हर सीट पे लड़ेंगे इलेक्शन, ये मुमकिन है कि 150 सीटों पे इलेक्शन हो जाए और वो लड़े। वहाँ पे उनके उम्मीदवार लड़ेंगे, और उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग के पास और पीपल्स पार्टी के पास बेहतर उम्मीदवार हैं। ये मैं आपको पूरे यकीन से बताता हूँ। अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो रिजल्ट आपके सामने। अच्छा हैदर साहब, इसका भी मुझे जरा बताइएगा। ये जो जाहिद साहब ने एक और बात की है कि जी अब ये तय हो गया है कि एक साथ ही सूबाई और वफाकी इलेक्शंस होते हैं, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के। अगर ये मान लिया जाए कि और खान साहब तहलील कर देते हैं पंजाब और केपी के, तो वो फिर इलेक्शन 3 माह बाद हो जाएंगे, 90 दिन बाद हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन और राना सनाउल्लाह साहब और कह रहे थे कि ना पीपल्स पार्टी चाहती है सिंध में, ना बलूचिस्तान में, और वफाक के भी अपने टर्म पर होंगे। तो सर ये फिर ऐसी सूरत हाल में आइन खामोश है, या कोई वजाहत है इस हवाले से कि ये अलग-अलग स्टैगर हो सकते हैं या इकट्ठे ही होने होते हैं इलेक्शंस? देखिए, अलग तो हो सकते हैं, लेकिन अनॉमली यहाँ आएगी कि जब अगर आज 5 साल का मैंडेट लेके कोई हुकूमत आ जाती है पंजाब और पख्तूनख्वा में, और फिर 8 माह या 10 माह के बाद जब इलेक्शन होते हैं नेशनल असेंबली के पंजाब में और पख्तूनख्वा में, तो उस वक्त जाहिर है केयरटेकर हुकूमत का होना इन्विजिज्ड है आइन में। तो उस दौरानिये में क्या होगा कि जो 5 साल के लिए इलेक्टेड अगर हुकूमत आ चुकी होगी खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में, तो जो इलेक्शन का वो 90 दिन का दौरानिया इलेक्शन से पहले का, क्या उसमें फिर केयरटेकर गवर्नमेंट जो इन्विजिज्ड है आइन में वो लाना लाजिम होगा? तो फिर जो इलेक्ट 5 साल के लिए होके आई है उसका क्या होगा? या फिर इसको इस तरह पढ़ा जाएगा कि नहीं, केयरटेकर गवर्नमेंट का तो इसीलिए कहा गया था कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो क्योंकि खत्म हो जाता है उसका टेन्योर और उसके अंडर इलेक्शन नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पे क्या अप्लाई करेगा? मेरे ख्याल से ये बात तो, ये अनॉमली तो क्रिएट होगी, क्योंकि आई थिंक आइन का स्पिरिट ये है कि जब इलेक्शन हो रहे हों तो जो कंटेस्टिंग पार्टीज हैं उनकी हुकूमत ना हो, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ना हो। तो ये अनॉमली तो है, इसके बारे में प्रॉब्ली ये बात कोर्ट्स जाएगी और वो कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन ममनूयत इस तरह से नहीं है कि लाजिम नहीं है कि फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन साथ ही हों, ये लाजिम नहीं है। ठीक है सर, पॉलिटिकल आपका क्या एनालिसिस है? आपको लगता है कि खान साहब, ये 20 दिसंबर की जो डेट अब आई है, क्योंकि खान साहब ने तो 26
नवंबर को ऐलान किया और आज हम 1 दिसंबर को भी डिस्कस कर रहे हैं कि उनकी मुशावरत का सिलसिला जारी है। कल पार्लिमानी पार्टी पंजाब है, परसों केपी के है, फिर नेक्स्ट वीक ऐलान मुतवक्की है बकौल फवाद चौधरी साहब जो तर्जुमान है, लेकिन पीटीआई की आला सतही कमेटी कह रही कि 20 दिसंबर तक डिले करें। यहाँ टीटीपी की भी एक इशू बहुत बड़ा जेन्युइन इशू है जो कलअदम तंजीम है, जाहिद खान साहब जिसके हवाले से बात कर रहे हैं और बलूचिस्तान में भी होगा। ग्राउंड रियलिटी को रखते हुए आपका एनालिसिस क्या है कि ये खान साहब हतमी तौर पे जाएंगे तहलील होने की तरफ या उधर से भी कोई अच्छा यू टर्न लेंगे? खान साहब मास्टर हैं यू टर्न्स के और नैरेटिव्स के। अभी नए चीफ आए तो एक नया नैरेटिव उन्होंने आइन को लेके शुरू कर दिया है कि फौज वो मुदाखलत नहीं कर सकती। कायदे आज़म साहब का अटैच भी किया खिताब था। फिर उन्होंने डिसल्यूशन की तरफ चले गए, जबकि उन्होंने तो हुकूमत भी गिरानी थी, उन्होंने तो चीफ की तैनाती में भी अपना हिस्सा डालना था, तो वो जब नहीं हुआ तो वो इधर चले गए। अब वो बड़ी कामयाबी से पूरा जो पॉलिटिकल नैरेटिव है मुल्क का वो कंट्रोल कर लेते हैं, और उसकी वजह ये कि पीएमएल नून इतनी ऑब्सेस्ड है इमरान खान से कि वो दिन की 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जब तक ना कर ले खान साहब को गालियां देते हुए तो उनको रात को नींद नहीं आती और वो ये समझ नहीं रहे हैं कि वो ये गलती पे हैं। खान साहब की बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको अहमियत नहीं मिलनी चाहिए, खान साहब खेल रहे हैं उनके साथ। खान साहब ने 3.5 साल में अगर हकीकी आजादी दिलानी होती तो उस वक्त दिलाते, अगर हमें गुलामी से आजादी दिलानी होती तो हमें मकरूज करके ना छोड़ते कि असल में तो और गुलाम बना के छोड़ा। लेकिन खान साहब इतनी महारत से पॉलिटिकल नैरेटिव को इतना उन्होंने कैप्चर किया हुआ है कि मतलब जब तक मरियम औरंगजेब हैं और बाकी हैं, ये जब तक कि खान साहब की बात कम से कम 2 घंटे दिन की ना कर लें तो उनको नींद नहीं आती। और ये मेरे ख्याल से उनकी बहुत बड़ी सियासी गलती है और बहुत बड़ी ये मीडिया की उनकी जो वो है वो उनकी गलती है। देखिए, खान साहब को जवाब देना चाहिए जहां उनको टिका के आप एक लगा सकें। जिस तरह से अभी मरियम नवाज ने ट्वीट पे बड़ा सही जवाब दिया उनको, जो ये कायदे आजम की ट्वीट थी उस पे उन्होंने कहा कि आप किस मुंह से आपने जो फौज को मुलव्वस सियासत में करने के किंग हैं, जो जिन्होंने 2018 में के बाद से जिस तरह से फौज को और आईएसआई को मुलव्वस करने की कोशिश की सियासत में, वो किस मुंह से आज ये बात कर रहे हैं। और दूसरा के जो बात करते हैं कि मियां साहब जो है वो मिलिट्री कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे नहीं किसी और वजह से आर्मी चीफ लगा रहे हैं, तो क्या खान साहब आईएसआई चीफ को जो 6 माह और रखना चाह रहे थे तो वो क्या उनकी मिलिट्री कॉम्पिटेंस की वजह से रखना चाह रहे थे? तो बात ये कि देखें, नून लीग जो है वो टिका के जवाब जहां देना वो जरूर देना चाहिए, खान साहब की बातों को निगेट करना चाहिए, बट ये ऑब्सेशन उन्हें खत्म करना पड़ेगा। इमरान खान को ट्विटर ट्रेंड्स पे भी नंबर 1 पीएमएल नून करती है, पीएमएल नून पूरा दिन बैठ के उनकी बात करती है, अपनी तरफ से कोई इंस्पायरिंग बात नहीं कर रही, और ये पॉलिसी उनको बदलना पड़ेगी। उनकी हुकूमत इतनी बुरी नहीं है जितना खान साहब दिखा रहे हैं, लेकिन जब वो अपनी बात ही नहीं कोई करते, वो तो बात ही खान साहब की करते हैं, तो खान साहब आज इतना बड़ा एक आइकॉन बन के सामने आ गया क्योंकि बात ही हर कोई उनकी कर रहा है। ये फ्यासत, ये जो हैदर वहीद साहब ने बात की है कि इसका जो काउंटर नैरेटिव है, या जैसे जो जाहिद साहब भी कह रहे थे, काउंटर नैरेटिव है गालियां, इमरान खान को गालियां दो, ये काउंटर नैरेटिव, और अपना कोई नैरेटिव नहीं, अपना नैरेटिव तलाश। और जो जाहिद खान साहब ने कहा कि जो इश्यूज हैं उनको सामने लाएं। खुदा के लिए इमरान खान को इतना बड़ा आइकॉन पीएमएल नून ने बनाया है, बात ये है कर करके खुदा के लिए, मतलब कुछ अपनी भी बात करें। इमरान खान की 3.5 साल की परफॉर्मेंस से अपना मुकाबला करें। खान साहब ने कौन सी आजादी दिलाई, कौन सी गुलामी से निजात दिलाई, क्या कुछ सारी बातें जो करते हैं 3.5 साल में तो कुछ किया ही नहीं। वो अपनी बात बनाए कि उन्होंने क्या किया। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो एक वफाक की जमात है और उसे पाकिस्तान बनाने का भी एजाज़ है और बचाने का भी एजाज़ किसी को हासिल है। आपको याद होगा कि जब ये हुकूमत गई थी तो मुल्क के क्या हालात थे, IMF ने जवाब दे दिया था। तमाम हमारे जो गैर मुल्की दोस्त थे वो हमसे दूर हट गए थे। सऊदी अरब के साथ जो कुछ हुआ वो आपको पता है, कतर के साथ जो कुछ हुआ आपको पता है, अमेरिका के साथ जो कुछ हुआ जिसके साथ हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है। वो कह रहे उसकी बात करें, इस बातों को कह रहे हैं आप एजिटेट किया। ये बातें भी हम करते हैं, जरूर करते हैं, लेकिन उनकी जो यावा गोई होती है उसका भी तो जवाब देना होता है ना। आखिर किसी ने उसका जवाब भी तो देना होता है ना। वो जो कहता जाए और हम सुनते चले जाएं, ऐसा तो नहीं है ना। और मैं समझता हूं कि हमारी जो मरियम औरंगजेब है और जो हमारे बाकी जो लोग हैं जो मीडिया पे आके उनका जवाब देते हैं, हो सकता है किसी हद तक वो बढ़ जाते हों, लेकिन उनकी यावा गोई का जवाब देना भी बहुत जरूरी है। और हम
दे रहे हैं उसका जवाब। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हमने रियासत को बचाते हुए अपनी सियासत का नुकसान किया है, पॉलिटिकल कैपिटल लूज किया है। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, ये हम मानते हैं, लेकिन हमने पाकिस्तान की सियासत को, रियासत लेकिन को ये बचाना था। जो हैदर भाई साहब का जो नुक्ता है, वो जो आपने कहते हैं और ये अक्सर आपके लीडर कहते हैं कि हमने इवन ख्वाजा आसिफ साहब और जितने चोटी के लीडर हैं कि पॉलिटिकल कैपिटल लूज किया, ये बात आवाम तक पहुंचाई जा चुकी है इफेक्टिवली कि जी हमने रियासत की खातिर लूज किया। बचाया है, इस तफसील में हाँ, हमारी- ये बात गई है, घर की है लोगों जी, में। हमारी ये कोशिश है कि हम बचाया किस तरह, डिफॉल्ट से बचाने का हाँ, मतलब क्या है? ये- डिफॉल्ट हो जाता तो हम कहाँ बैठे होते? ये हमारी बात है कि जिंदगी क्या का ये भी बिल्कुल खेल आ रहा होता, देखें, इस पे बात क्यों नहीं करते? पीटीआई का तो ये मोटो यही था कि हम डिफॉल्ट कर रहे हैं। आपको भी याद होगा जी। कि उनके वजीर खजाना ने, हम पंजाब के वजीर खजाना को कहा था कि आप IMF को खत लिख दें कि हम वो शराइत पूरी नहीं करेंगे, हाँ, जो ताकि हिस्सा है सूबों का, जी IMF हमें वो केपी का और पंजाब का, ताकि IM जो किस्त है वो रुक जाए, हम IMF की। डिफॉल्ट हो जाए। हाँ। और आपको भी याद है कि वो कहते हैं श्रीलंका बन जाएगा। मुझे बताएं, कोई मुहिब वतन ये कह सकता है कि मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है? खुदा ना खास्ता हालात घर के भी खराब हों तो कोई बाहर जाके नहीं बताता, हालात दुरुस्त करने की कोशिश करता है। सिर्फ वो ही शख्स यही कर सकता है जो मुहिब वतन ना हो। देखें ना, अगर खुदा ना खास्ता मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा तो हम सब सफर करेंगे। Exactly. और लेकिन आप यकीन आप करें, रोज़ा आप इस रखिएगा। बात पे यकीन कर लें इसाक डार साहब की, इंशाल्लाह हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे। और 5 तारीख को अच्छा, जो हमारा इसाक बॉन्ड है डार 1 अरब साहब की रुपए एक का, बात मैं हम appreciate वो भी करूंगा। भर रहे हैं, और उसके बाद जो और बॉन्ड आ रहे हैं हम वो सब इंशाल्लाह क्लियर कर रहे हैं। इमरान खान पे से ऑब्सेस्ड नहीं है, इमरान खान की वो बात कम करते हैं। इसाक डार साहब, मैं हाँ, जाहिद साहब की भी Even बात पे मुफ्ता जाऊंगा कम सर। करते थे। हाँ, जाहिद साहब ने भी ये बात की थी। जाहिद खान साहब, सर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो हैदर भाई साहब ने बात की और आपने भी कहा कि इमरान खान साहब खेल खेल रहे हैं और देखें तमाम नेशनल मीडिया उसकी तरफ गए, व्हाई ही इज लीडिंग दी डिबेट्स? जाहिद साहब देखिए एक सीधी सी बात है। आप मुझे बता दें, जो हमारी हुकूमत है जिसका हम हिस्सा है, हमारे अभी तकरीबन 6-7 महीने तो होने वाले हैं ना। जी जी बिल्कुल। मुझे आप बता दे, मुझे वो बता दे, वो अभी भी जब स्पीच या जो भी बात करते हैं पहले से कहते ये चोर और डाकू, ये चोर और ये डाकू। तो हमने जो BRT पेशावर में बनी उसमें ओपन करप्शन हुई है, बिलियन ट्रीज में भी हुई है, मालम जब्बा में भी हुई है। तो ये हुकूमत कर क्या रही है? इसने आज तक कोई केस सामने लेके आए? किसी केस के ऊपर काम हुआ ये है? अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है देखिए कि केस क्यों जी। नहीं किया? जी केस क्यों नहीं किए इस गवर्नमेंट ने, FIA ने, नैब ने क्यों नहीं किए? जी करें। जी तो जाहिद क्या- साहब, तो क्या कौन सा केस किया? कौन सा केस किया? किस चीज के सामने आए? अभी तक तो आप लोग तोशा खाना का केस तो हो गया ना सर, तोशा खाना का केस तो हुआ है, तो चल रहा है ना अब सर। BRT पे भी करें, सारी चीजों में करें ना। खाना का इतना बड़ा केस नहीं है, केस तो सबसे वो है फॉरेन फंडिंग केस है। तो। उसका क्या हुआ? ये आपके जो मलम जबा है उसका क्या हुआ? जो मैंने तो जाहिद साहब, आप हुकूमत में बैठे ये राय देना सर, आप मीडिया के थ्रू हमें बता रहे हैं, आप उनके बराबर में बैठे हुए हैं ना। हाँ, आपने अच्छी बात की, जरा मुझे अभी सुन ले। जी जी प्लीज। हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। जब मीटिंग्स होती है तो उसमें आते हैं, लेकिन कैबिनेट में हमारा हुकूमती कोई इत्तेहाद नुमाइंदा का तो नहीं हिस्सा है सर। मैं मियां इफ्तिखार साहब से बड़ी दफा मिल चुका हूँ, देखिए, अहमद वली खान साहब से इसमें मिल पता चुका है हूँ। बात ये कि सुनिए ना, वो तो जो वो बड़ा जब अच्छा मीटिंग बोलते होती हैं, बड़ा है, अच्छा बोलते हैं। सरबराहात- इमरान खान की तनकीद भी अच्छी करते हैं, लेकिन कुछ अपनी भी बात कर लें। मैं ये कह रहा हूँ, वो बोलते सारे बहुत अच्छा है। जी, 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 वो कुलंदर बिल्कुल। अच्छा बोलते हैं, हसन इकबाल अच्छा बोलते हैं, ये सारे खाकान अब्बासी अच्छा बोलते हैं, मरियम नवाज बेहतरीन बोलती है, लेकिन कुछ अपनी भी बात करें। जी, और जी, ये जी, जाहिद- इमरान जी, खान सर। की बातें बंद करें। जी जी जाहिद साहब का सर आर्गूमेंट जी मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हम हमारी कारकर्दगी क्या है, हमारी कारकर्दगी आवाम को नजर आनी चाहिए। अगर वो ये कहते तो ठीक कहते हैं ना कि उसको गाली देने के बजाय हम ये कहते कि भाई ये चोरियां की है, इस पे हमने यहाँ तक पहुंच गए, हमारी FIA क्या कर रही है, हमारे नेब क्या कर रही है, को हमारे और एजेंसीज क्या कर रहे हैं, कहाँ तक आपने उस पे काम किया, कहाँ तक इन चीजें सामने आई है। देखिए वो उसको बुलाया था, ये जो बारियावाड़ टाउन वाला मलिक रियाज साहब, एक दिन के बाद, हाँ वो आज ही बुलाया था, नहीं आया और उसका मसला भी गायब हो गया। तो अगर ऐसे हम करेंगे तो हमें भी वही कहेगा ना, जिस तरीके से वो कहते हैं कि जी ये चोर है, ये डाकू है, अपने आप को बचाने के लिए आए और कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमने अभी तक कोई स्टेप इनके खिलाफ उठाया ही नहीं है। हमारी हुकूमत बता देना। वो तो कह रहे हैं कि जी मुझे तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है, पता नहीं कितनी FIR गिनवाते हैं खान साहब, मुझ में इतनी FIR कटवा दी है। तो वो FIR के फायदे क्या है, उनसे हमने कौन सा क्या कुछ हासिल किया है? जो करप्शन किया हुआ है वो तो ओपन है, वो क्यों नहीं करते? फयाज साहब बताएं, वो कह रहे हैं करप्शन पे केस BRT पे क्यों नहीं बनाया और बिलियन ट्री सुनामी पे? मैं अर्ज करता हूँ, जहाँ तक जाहिद खान साहब ने ये फरमाया है कि फॉरेन फंडिंग केस तो वो इलेक्शन कमीशन में है,
वो हम आपको भी पता है कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा फैसला है। दे चुका है मेरे ख्याल में। नहीं इसका फॉरेन फंडिंग का नहीं दिया। अच्छा, फॉरेन फंडिंग का फैसला दिया जी उन्होंने। नहीं, फॉरेन फंडिंग का दे चुके हैं, वो पैसे तो दे चुके हैं, दे वो तो चुके हैं अपने सर, मैं आप यही तो को- कह रहा हूँ, फैसला तो वो जो फैसला उन्होंने दिया था वो उस पे दिया था जो वो तो उन्होंने आपके डिक्लेरेशन हुकूमत का नहीं काम है, आप की। अच्छा, इंसानियत वो के उसमें लिए। फैसला आया है, इसको आप करेक्ट कर लें इस बात को ओके। कि वो जो उन्होंने डिक्लेरेशन नहीं दी, जो उन्होंने तोशा खाना में से जो खरीद फरोख्त की थी वो ओपन एंड शट केस था कि वो उस साल में उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था, वो है। ओके। और रिजर्व, इसका फैसला रिजर्व है। और आपको भी याद है या नहीं कि हुकूमती नुमाइंदों ने भी इस पर इतराज किया है कि इलेक्शन कमीशन को उस पर जल्द अज जल्द फैसला देना चाहिए। फॉरेन फंडिंग जी, फॉरेन फैसला, फंडिंग। शॉर्ट ऑर्डर जी, शायद आया है। और जहां तक ओके। जी, जहां शॉर्ट ऑर्डर भी नहीं आया, जहां तक मैं ये हमारी प्रायोरिटी मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना था। ओके। सियासी इंतकाम लेने का ना कभी मुस्लिम लीग ने सोचा है ना कभी करेगी। वक्त के साथ साथ उनके जो करप्शन के केस हैं वो खुलते जाएंगे ठीक है। और वो उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया चले। जाएगा। वक्त मेरा खत्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया सेनेटर जाहिद खान साहब, हैदर वहीद साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया, शेख फयाजुद्दीन साहब। व्यूअर्स, वी हैड अ एनिमेटेड डिस्कशन। जाहिर बात है इस वक्त ये पॉलिटिक्स जो है वो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, मीडिया पॉलिटिकल सर्कल्स में इस पर बात हो रही है, लिहाजा इस पर भी हमने मुख्तलिफ आरा पर मबनी गुफ्तगू की। अपना ज़रूर इस पर व्यू पॉइंट दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अब कल देख रहे हैं कि खान साहब जो है उनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास है, क्या फैसला होता है पंजाब का, और परसों खैबर पख्तूनख्वा, और अगले हफ्ते जो है वो मुतवक्की है कि क्या हतमी ऐलान आता है। तो इस हवाले से फिर हम आपको बताएंगे। अगले हफ्ते तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक ब्रशिंटी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।